हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम सीलिंग के यहाँ हैं। ये समुंदर दिख रहा है आपको यहाँ से वहाँ तक। और जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका पाठ का नाम है पल्लवन लेखन। अब पल्लवन लेखन भी कुछ ऐसे ही, अब आप लोग कहोगे भाई ये पल्लवन लेखन क्या होता है। अब पल्लवन लेखन को हम जब पढ़ते हैं तो पल्लवन लेखन में हम देखेंगे तो अलग अलग जो कृतियाँ होती हैं, जैसे कि आपको अभी निबंध लेखन जो है ये निकाल दिया गया है। आपके पाठ में निबंध लेखन जो है ये निकाल दिया गया है, तो निबंध लेखन की जगह हम पल्लवन लेखन कह सकते हैं। जैसे आपको कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा, डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। समुंदर की लहरें हमें क्या प्रेरणा देती हैं कि भैया समुंदर की लहरों को कोई रोक सकता है क्या, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यानी जब कोई आपको पंक्ति दे दी जाए, जैसे कि मैं कहूँ गागर में सागर भरना, ये भी एक पंक्ति है। इसके ऊपर जो आपने जब कुछ भी लिखना है तो उसे हम क्या कहते हैं, पल्लवन लेखन कहते हैं। अब पल्लवन लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अब पल्लवन लेखन में हम देखेंगे तो सब बहुत सारे तरीके हैं। अब इस पाठ में जो हमारे डॉक्टर दयानंद तिवारी जी हैं, बड़े श्रद्धेय हैं। ये SISS कॉलेज में प्राध्यापक के तौर पर काम कर रहे हैं और ये बड़े नेक इंसान हैं। इनके बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। और इनका मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है तो मुझे काफ़ी आनंद विभोर यानी खुशी का मौका है कि भैया जो मेरे गुरुजी हैं, जिनकी छत्र छाया में मैं रहा हूँ या उनका आशीर्वाद मुझ पर है, मैं उनका पाठ आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पल्लवन लेखन में अलग अलग विषय दे सकते हैं। जैसे विषयों को हमें क्या करना है कि भैया उसे हमें विस्तार पूर्वक लिखने का प्रयत्न करना है। अब पल्लवन लेखन एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे अभी हमारे यहाँ लेखक जी ने कहा है कि यह पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में ही की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उदाहरण, सुयुक्ति, सुवचन को विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्र विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विभिन्न अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ जो ये पाठ जब आरंभ होता है, ये पाठ नहीं नाटक विधा में लिखा गया है, ये संवाद विधा में। तो यहाँ एक कक्षा है और बच्चे अलग अलग हैं। प्राध्यापक उन्हें सवाल पूछता है कि भैया पल्लवन लेखन है क्या, उसी का परिचय यहाँ दिया गया है। अब पल्लवन लेखन के लिए हम जब लिखेंगे तो अलग अलग तरीक़ों में क्या होता है, अलग अलग तरीक़ों में ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसे अभी मैं कहूँगा पल्लवन लेखन में, अब प्राध्यापक पूछते हैं, जी सर, मुझे लगता है था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग में किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। शीतल, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है। अध्यापक, विद्यार्थियों मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता। फिर प्राध्यापक, फिर भी रोशन, पल्लवन को क्या तात्पर्य है, तुम इस विषय के बारे में क्या जानते हो। रोशन, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक और विद्यार्थी को जानना चाहिए। ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता है। अध्यापक, हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी के एक्सपांड शब्द से बना है। अंग्रेजी के एक्सपांड मतलब बढ़ाना शब्द के प्रतिशब्दिक रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। संक्षेपण मतलब छोटा। जब किसी शब्द की सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्तियाँ, गद्य, काव्य, पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200-300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। याद रखना, 200 वर्ड और 300 वर्ड में जब हम किसी भी एक लाइन का, हम उसे क्या कहते हैं, उसे इंग्लिश में ना एक्सपांड आइडिया, इंग्लिश में आप देखेंगे तो आपको एक प्रोवर्ब देते हैं, एक आपको पंक्ति देते हैं, उसी में क्या होता है, आपको लिखना होता है। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपांड लेखन, जिसे कहते हैं हम लोग पल्लवन लेखन। ठीक है,
एक्सपांड लेखन में जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, पल्लवन लेखन कहते हैं। ठीक है, विषय का विस्तार करना पल्लवन है। तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? अध्यापक नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, और उसकी और भी कुछ विशेषता और नियम होते हैं। अध्यापक आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप से में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होती है। ऐसा समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। जैसे कि रोशन, तो क्या पल्लवन तो तात्पर्य निबंध है? अध्यापक नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध के में किसी का एक विषय को विस्तार से लिखने की कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब उन्होंने क्या कि पल्लवन लेखन क्या ये निबंध है क्या? तो उसने क्या, नहीं, पल्लवन लेखन ये निबंध नहीं है, बल्कि क्या है, निबंध में क्या होता है कि आपको एक विषय दिया जाता है, एक विषय पे आपको लिखा आता है। जैसे कि आपने अब तक जब निबंध लेखन लिखा होगा तो आपको 5 सब्जेक्ट देते हैं। देखो 5वां सब्जेक्ट होता है, जैसे कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कहते हैं ना, सुनो दुनिया की करो अपने दिल की, डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अभी ये जितनी उक्तियाँ हैं, जितनी ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब ये क्या है, पल्लवन लेखन का क्या है, ये पूरा का पूरा, ये पल्लवन लेखन का पूरा का पूरा ये विषय है। पल्लवन लेखन कोई आसान चीज़ ऐसे नहीं कि मैं बोल दूँ और आपको आ जाए। तो सर पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? हाँ बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे ही भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विशेष विश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल्य आवश्यक होता है। अभिव्यक्ति कौशल्य मतलब आप अपने फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति मतलब अपनी फीलिंग को जाहिर करना, उसे हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति मतलब अपनी फीलिंग को जाहिर करके लिखना। तो अध्यापक अच्छा प्रश्न तो नहीं सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक थिंकर हुए हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उनमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरासरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके साम्य अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। ज्यों हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य समूह को में गोता लगाते हैं, त्यों हम उसके मर्मस्पर्श भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन लेखन है। बोलते हैं अरे वाह, पल्लवन लेखन ये है। अरे फिर कहते हैं, आप देखते हैं पल्लवन लेखन एग्जैक्टली होता क्या? अध्यापक, वर्तमान युग में विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखन विचार, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। मतलब बड़े बड़े जो थिंकर है, जो बहुत बड़े बड़े थिंकर जो अपने विचारों को लिखते हैं, तो उनके विचारों को समझ पाना ये आसान बात नहीं है। तो उनके विचारों को समझने के लिए जब हम क्या करते हैं कि उनके विचारों को समझने के लिए जब हम कुछ लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पल्लवन लेखन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पल्लवन लेखन कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि संक्षिप्त में हम देखेंगे तो परंतु बच्चों केवल विषय ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है, अपितु आज के युवकों के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। जैसे अध्यापक, जब गैर से सुनो, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास की आवश्यकता होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला में अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं है, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीतिक तथा
अनेक व्यवसायों में पल्लवन का उपयोग होता है। हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। तो मितवा सर जी कितने अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषता क्या होती है। अब पल्लवन की विशेषता क्या होती है बताता इन्हें। पल्लवन की विशेषता निम्नलिखित होती हैं। कल्पनाशीलता मतलब जब कोई आपको पंक्ति एक लाइन दी जाती है तो उसमें आप लोग कल्पना से, अपनी सोच से जब उसको लंबा चौड़ा लिखते हो, यानी 200 शब्दों में 300 शब्दों में जब आप लिखते हो, अपनी कल्पना की शक्ति दिखाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पल्लवन लेखन कहते हैं। मौलिकता मतलब जब भी पल्लवन लिखो तो कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिखो मत, बल्कि क्या करो, सोच समझ के लिखो। बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो वो पल्लवन लेखन नहीं रह जाता है। सृजनात्मक मतलब अच्छी चीज़ों का सर्जन करके लिखना। प्रवाहमयता मतलब आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। उसके बाद भाषा शैली, आपकी लैंग्वेज शुड बी अ वेरी इजी लैंग्वेज, काफ़ी सटीक भाषा होनी चाहिए आपकी। शब्द चयन, वर्ड्स का जब आप चयन करो या वर्ड्स को आप गिनती में लाओ तो सोच समझ के आप शब्दों का क्या करो, चयन करो, ठीक है। उसके बाद सहजता, वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप इसको लिखो। फिर कहते हैं स्पष्टता मतलब बहुत ही क्लियर हो आपका, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या लिखना चाहते हो, ये बहुत ही क्लियर हो, ठीक है। फिर कहते हैं क्रमबद्धता, और क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता मतलब क्या होता है, लाइन से आना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं पल्लवन निम्नलिखित शैली में प्रचलित। अब पल्लवन लेखन लिखने समय उसका टाइप क्या है, उसके लिखने का तरीका क्या है, ये देखते हैं हम लोग। इसमें विषय परिवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इंट्रोडक्शन बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचक, पूर्ण एवं उत्सुक भरे वाक्य लिखने चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य 10-12 वाक्यों की प्रतिसाद देना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि भूमिका जो आपका इंट्रोडक्शन होता है बहुत ही छोटा सा होना चाहिए। अब वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पे हमारी चर्चा भी थोड़ा स्पष्ट करते हैं। अब देखते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है। उसका विषय को भली भांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष को सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्कसंगता विचार करना, उसके बाद तर्कसंगता तथा सम्य विचारों को संयोजित करना तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। मतलब अनवांटेड जो थिंग्स होती हैं, जो अनचाही बातें होती हैं, बढ़ा चढ़ा के लिखूँगा, अनचाही बातों को हटाकर बहुत ही सुंदर और सटीक और छोटा लिखने की कोशिश करो। थर्ड वन, शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को ध्यान से देकर पढ़ना। और एक बात, विद्यार्थियों को पल्लवित किए जा रहे कथन को अपेक्षा कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष को कहना चाहिए। उत्तम तथा मध्य पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी मध्य पुरुष में आप लिखो तो मध्य पुरुष के हिसाब से लिखो, उत्तम पुरुष में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जी ठीक है। अरे रोशन, इतनी जल्दी मत पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूँ। अब एक करके आपको जी जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी याद है कहो। अब किसी को दोहा कविता याद नहीं है, देखते हैं पल्लवन विवेक बुद्धि। जैसे कि अब पल्लवन का विषय, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, मतलब आप इंसान हो, अपने मन को आप निराश मत करो। अभी ये विषय है, जब आप इसको लिखोगे तो आप बहुत कुछ इस पर लिख सकते हो। जैसे कहते हैं कि आदमी को कभी हार नहीं माननी चाहिए, आदमी को अपना काम करते रहना चाहिए, कितनी भी समस्या आए, कितनी भी आए। कहते हैं ना समुंदर की कहते हैं ना, इन लहरों से सीखो, समुंदर की इन लहरों से सीखो कि डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ज़िंदगी में ये लहरें हमको सीख देती हैं कि भैया आदमी कभी भी अपने कर्तव्य से कहते हैं भागो मत। आज दुख है तो कल सुख होगा, सुख है तो दुख आएगा ही, और आपका जीवन ऐसे ही आगे चलते रहेगा। मतलब ये एक विषय है पल्लवन लेखन का, ठीक है। उसके ऊपर हम लिख सकते हैं। उसके बाद और एक विषय देख सकते हैं हम लोग। अब अलग अलग विषय हैं, जैसे कि और एक विषय इस पर लिख सकते हैं, जैसे कि सेवा परम धर्म है। सेवा
परम धर्म है। अब कहते हैं कि यदि आपकी जन सेवा ही ईश्वर सेवा है। कहते हैं कि आप आदमी की सेवा करते हो तो आप भगवान की सेवा करते हो। फिर और एक विषय ले सकते हैं हम लोग। अब कहें कि आप इंसान हो तो इंसानियत के नाते आप क्या करो, गरीबों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, अनाथ आश्रम में जाओ, गरीब खाना खिलाओ, दान करो। ये सारी चीज़ें करोगे तो ये क्या है, ईश्वर की ही सेवा है। कहते हैं ना, द क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडनेस। साफ़ सफाई क्या होता है, भगवान का दूसरा क्या होता है कि नाम होता है। जय जवान जय किसान इत्यादि विषयों को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि और एक विषय देखते हैं हम लोग अभी, जो तो को काटा बोए ताकि बोए फूल। यानी जो इंसान आपके जीवन में कांटे रूपी समस्याओं को लाता है, आप क्या करो उसके जीवन में क्या करो आप कि फूल रूपी आप क्या करो उसके जीवन में फूल पिरो, ताकि वो जान जाए कि हम किसी को भी तकलीफ़ देते हैं तो वो तकलीफ़ हमेशा नहीं देनी चाहिए। कभी न कभी वो तकलीफ़ क्या होती है कि बाहर आ ही जाती है। इसके लिए यहाँ कवि कहते हैं, जो तो को काटे बोए तो ताकि बोए फूल, फूल नहीं हो जाएंगे शूल। यानी क्या कहते हैं कि हमेशा क्या करो, सबकी मदद करो। जैसे और एक विषय देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक विषय और है कि जैसे कि करो या मरो, करो या मरो। यानी एक भी विषय है, आप अपने कर्तव्य से भागो नहीं। मतलब अलग अलग विषय पे जब आप निबंध के रूप में नहीं है, विस्तार पूर्वक या 200 या 300 शब्दों में आप लिखना शुरू करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पल्लवन लेखन कहते हैं। अब पल्लवन लेखन के मुख्य बिंदु क्या होते हैं? पल्लवन में सूक्ति, युक्ति, पंक्तियाँ या काव्य का विस्तार किया जाता है। यानी कविता की पंक्तियों का विस्तार ब्रीफ में लिखा जाता है। पल्लवन के लिए दिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले होने चाहिए। पल्लवन लेखन के लिए जो आपको वाक्य दिए गए हैं ये सामान्य रूप से होने चाहिए। पल्लवन में अन्य युक्त का विस्तार नहीं होना चाहिए। फालतू बातें पल्लवन में नहीं होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें और बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें लिखते समय। पल्लवन करते समय अर्थों भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। जब भी आप पल्लवन लेखन लिखते हो तो आप अपनी सोच को क्या करो, सोच विचार करके आप इससे क्या करो, लिखो। कि कहते हैं वाक्य छोटे छोटे हो और जो अर्थ स्पष्ट करे। वाक्य आपके छोटे हो और जो अर्थ को स्पष्ट करे। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। आपकी भाषा बहुत ही सरल, स्पष्ट और मौलिक, छोटी होनी चाहिए। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं है। और जब भी आप पल्लवन लिखो तो आप किसी के बारे में बुरा, टीका, टिप्पणी इत्यादि चीज़ों को बिल्कुल भी आप नहीं लिखोगे। ये है पल्लवन लेखन। यानी पल्लवन लेखन हमारे सर जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें यहाँ ये एक नई चीज़ को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और पल्लवन लेखन बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये। हम इसको जैसे डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने यहाँ बाखूबी से हमारे समक्ष अपने विचारों को रखने का क्या किया, उन्होंने प्रयास हमारे सामने किया है। आप ज़रा देखिएगा, ये सामने अभी ये पल्लवन लेखन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने जूम किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चिड़ियाँ बैठी हैं ये चिड़ियाँ भी काफ़ी खूबसूरत। कहाँ गई चिड़ियाँ? ये देखो वहाँ बैठी हुई हैं। ये देखो यहाँ बैठी हुई है। ये चिड़िया भी काफ़ी खूबसूरत है। ये माइग्रेट बर्ड है, इसको भी आप देख सकते हो। तो आपका पाठ यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।